चलिए, आज का जो टॉपिक है वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन और बिहार। इससे हम लोग भारतीय स्तर पे ये टॉपिक अलग से फिर कवर करेंगे, लेकिन बिहार स्तर पे आपको मैं आज कवर करने वाला हूँ। और यहाँ से निश्चित तौर पे बीपीएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन नाम से क्लियर है, यानी विनय पूर्वक आज्ञा का पालन नहीं करना, यानी विनय पूर्वक अंग्रेज़ों को कहना कि हम तुम्हारे काम को नहीं करेंगे, तुम्हारे ऑफिस नहीं जाएंगे, त्याग पत्र दे देंगे। इस तरीक़ा से विनय पूर्वक अवज्ञा करना, जो कानून है, जो उसके द्वारा जो नीति बनाई गई है, उसको विनय पूर्वक अवहेलना करना, उसी को बोलते सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसकी शुरुआत जो होती है वो कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन, ठीक है। कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन कब हुआ था? तो 1929 ईस्वी में। और उस अधिवेशन की अध्यक्षता पंडित नेहरू ने किया था। और उसी अधिवेशन में उन्होंने कसम खाई थी कि जब तक हम देश को पूर्ण रूप से आज़ाद नहीं करा लेते तब तक चैन की सांस नहीं लेंगे। और उसके बाद ही 26 जनवरी 1930 को जितने भी कांग्रेसी नेता हैं उन्होंने स्वतंत्रता दिवस मनाया था। और इसी कारण से आगे चल कर के जब संविधान बन के तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को, तो उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है। तो यहाँ जो कोई भी आंदोलन होता था तो कांग्रेस सबसे पहले उसको प्रस्तावित करता था। जैसे आप भी कोई घटना करने वाले हैं तो अपने सब आसपास जो भी लोग टीम है उसको बता देंगे ना, इस डेट में चलना है, वहाँ पे बमबारी करेंगे, ठीक है। ये सूचना आपस में तो होना चाहिए कि हम लोग कौन काम करने जा रहे हैं। तो 1929 में ही यह प्रस्ताव आ गया था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरुआत किया जाएगा, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, लेकिन अगर पूछे कब हुआ तो आपको बोलना है 1930 में। इसी क्रम में बिहार में विदेशी वस्त्रों व नशीले पदार्थों की दुकान पे धरना देने का कार्य आरंभ हुआ। तो ये सब सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही हुआ। देखिए, गांधी जी की एक नीति थी, ठीक है, उसके तहत वो लगातार आंदोलन नहीं करते थे, ठीक है, विराम संघर्ष विराम की नीति अपनाते थे। आपने देखा होगा कि चंपारण सत्याग्रह किए, असहयोग आंदोलन किए, फिर वो कुछ दिनों के लिए कोई आंदोलन 1922 में जब चौरा चौरी कांड हो जाता है, उसके बाद 1922 से 1930 तक किसी भी गतिविधि में वो शामिल नहीं हुए, यानी आंदोलन नहीं किए। फिर 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन करते हैं, फिर शांत हो जाएंगे और फिर जाएंगे कब लास्ट में करेंगे 1942 के दौरान भारत छोड़ो आंदोलन, ठीक है। तो गांधी जी का एक अपना कॉन्सेप्ट है, वो अपने नीति के अनुसार आंदोलन करते थे। वह नीति थी विराम संघर्ष की नीति, यानी आप संघर्ष कीजिए, जो भी बात अंग्रेज मान लिया, थोड़ा बहुत जो भी माना, ठीक है, एक बार दबाव देकर सारा बात नहीं मनमाना है, थोड़ा थोड़ा करके देश की प्राप्ति करना था। उनका एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो गांधी जी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। और सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही गांधी जी नमक सत्याग्रह आंदोलन, जो कि कहाँ से चल कर के शुरुआत किया था, तो साबरमती आश्रम से। यह भी प्रश्न कई बार बीपीएससी में पूछा गया है कि गांधी जी कहाँ से चले थे या कितने तारीख को सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किए थे, ठीक है। सत्याग्रह सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही शुरू किए थे। नमक इसलिए चूँकि जो गरीब अमीर हैं सबको बराबर नीड होता है नमक का। अमीर हैं उनके लिए भी उतना ही केजी घर में आता है, और गरीब व्यक्ति हैं उनके लिए भी उतना ही नमक आता है। ऐसा नहीं है कि अमीर आदमी ज़्यादा नमक घोल के पीता है या गरीब आदमी कम पीता है या ज़्यादा पीता है, तो बराबर सबको यूज है। इसीलिए उन्होंने, गांधी जी ने नमक कानून ही तोड़ा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, पटना में मई 1930 में एक स्वदेशी संघ की स्थापना की गई।
और 26 जनवरी 1930 को बिहार में स्वाधीनता दिवस मनाया गया। ठीक है। इसी आंदोलन के दौरान बिहार में चौकीदारी कर नहीं देने का भी अभियान चलाया गया। अगर पूछे बिहार में कब चौकीदारी कर नहीं देने का अभियान चलाया गया, तो वह 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही। बिहार में समुद्र तट तो है नहीं, क्योंकि बिहार का समुद्र तट जो है अगर जाएंगे तो उड़ीसा के तरफ पड़ेगा। ठीक है। तो ऐसे उस समय बिहार का ही पार्ट था उड़ीसा, लेकिन चूँकि लंबा दूरी है इसलिए यहाँ पे सोडे से नमक बनाने पे बल दिया गया, यानी जो अंग्रेज़ों के द्वारा जो नमक है उसका यूज ना करके सोडा से नमक बनाया जाए। ऐसे भारतीय स्तर पे आपको पता ही होगा कि 6 अप्रैल 1930 को नमक सत्याग्रह प्रारंभ करने की तिथि निर्धारित की गई और नखासी पिंड पटना जिला में यहाँ पे नमक कानून भंग करने हेतु केंद्र के रूप में बिहार में भी चुना गया, जो पटना का नखासी पिंड, ठीक है, जगह है, उसको चुना गया था। सारण और हाजीपुर में व्यापक पैमाने पर यहाँ पे नमक कानून का उल्लंघन किया गया और बिहार में सर्वप्रथम सारण और चंपारण में ही नमक सत्याग्रह आरंभ हुए, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन आरंभ हुआ। अगर पूछेगा कि बिहार में कौन सा 2 जिला नमक सत्याग्रह या सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान एक्टिव था, तो सारण और चंपारण। ठीक है। चंपारण 2 पार्ट में है, पूर्वी चंपारण और पश्चिम चंपारण। ये 2 जिला जो था आपका सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में एक्टिव था। ठीक है। इसमें ज़्यादा पार्टिसिपेट हुआ। अब आ जाइए बिहार में कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ये कितने बार प्रश्न पूछा है कहना मुश्किल है, अति महत्वपूर्ण है बीपीएससी के दृष्टिकोण से। इसकी औपचारिक स्थापना 1934 में हुई। क्या नाम है? तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई? 1934। इसके संस्थापक कई बार बीपीएससी पूछा है कि बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक कौन थे, तो आचार्य नरेंद्र देव थे। ठीक है। ऐसे इसके सदस्य के रूप में जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, राम वृक्ष बेनीपुरी, ये सब भी थे। तो अध्यक्ष निश्चित तौर पे याद रखिएगा आचार्य नरेंद्र देव और सचिव याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण। ठीक है। और पार्टी भंग कब हो गई थी? देश आज़ादी के बाद, यानी 1948 ईस्वी में। ठीक है। तो बिहार कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई? 1934। संस्थापक आचार्य नरेंद्र देव, सचिव जयप्रकाश नारायण, पार्टी भंग 1948। ये तीनों अति महत्वपूर्ण बिंदु हैं बीपीएससी के लिए। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन और बिहार। देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन को भी अंग्रेजों ने दबा दिया और फिर अगला आंदोलन गांधी जी फिर 10 वर्ष बाद करेंगे, 10-12 वर्ष बाद, और वह होगा भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन देश स्तर पे भी हम लोग पढ़ेंगे। कई कारण थे और मेन कारण था कि द्वितीय विश्व युद्ध की स्थिति में ब्रिटेन की स्थिति कमज़ोर हो रही थी और जब दुश्मन को हराना हो तो जब उसका कमज़ोर पक्ष पता चल जाए तो उस पर ज़्यादा चोट किया जाता है। और गांधी जी को लगा कि यही मौका है कि अंग्रेज़ों पर चोट किया जाए, और गांधी जी ने, चूँकि अंग्रेज इससे पहले भी कई बार ठग चुके थे भारतीयों को, गांधी जी को, कांग्रेस को, तो अब भरोसा उठ चुका था। ऐसे तो वो जाने से रहा अंग्रेज लोग, चूँकि वह शैतान था और वो आसानी से जाने को राज़ी नहीं होता। तो लास्ट में गांधी जी कहाँ पे? तो मुंबई के ग्वालियर टैंक से, ठीक है, मुंबई के ग्वालियर टैंक से घोषणा किया और लोगों को बुला कर के कहा कि हम आपको एक मंत्र देते हैं, वह मंत्र है करो या मरो। देखिए, गांधी जी लास्ट तक मरने के लिए बोल रहे हैं, मारो नहीं बोल रहे हैं। कई लोग उनको बोलते हैं कि लास्ट में वो भी हिंसात्मक हो गए थे, करो या मरो बोल रहे थे, मरो बोल रहे थे, मारो नहीं बोल रहे थे। ये देखिए, उसमें तब भी अहिंसा थी। ठीक है। वो कह रहे थे या तो देश आज़ाद करा लो या मर मिटो, लेकिन हिंसा करके नहीं मरना है, अहिंसात्मक ढंग से मर मिटना। ठीक है। उनका एक अपना ही कॉन्सेप्ट चलता है गांधी जी का।
1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में बिहार ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जितना भी क्रांतिकारी आंदोलन हुआ अंग्रेजों के विरुद्ध, जो भी आंदोलन हुए सशक्त, उसमें बिहारी कभी पीछे नहीं रहा। पूरे अगर राष्ट्रवादी आंदोलन को देखिए, राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में, तो सबसे पहले शहीद होने वाला भी व्यक्ति बिहारी था, मुजफ्फरपुर का था, खुदीराम बोस। ठीक है, तो बिहार का योगदान स्वतंत्रता संग्राम में बहुत ही व्यापक स्तर पे है। ठीक है, और आप कह सकते यूपी बिहार ही तो भारत का दिल है। ठीक है, और यहीं से आप देखेंगे सारा नेतृत्वकर्ता भी यहीं आकर के, गांधी जी भी बिहार ही आकर के राष्ट्रीय आंदोलन में कूदते हैं। उससे पहले प्राचीन इतिहास पढ़िएगा, गौतम बुद्ध, जैन मुनि, सबको बिहार की धरती ने ही ज्ञान दिया है। नालंदा विश्वविद्यालय उस समय का सबसे प्राचीनतम विश्वविद्यालय था वैश्विक स्तर पे, तो बिहार की भूमि ज्ञान की धरती रही है प्राचीन समय से ही। ठीक है, इसीलिए यहाँ पर आप देखेंगे कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत ज़्यादा एक्टिव लोग रहते हैं। 3 अगस्त 1942 को कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। परिणाम स्वरूप ब्रिटिश सरकार द्वारा ऑपरेशन जीरो, जब अंग्रेजों को पता चला कि गांधी जी ने मुंबई के ग्वालियर टैंक में मंत्र दे दिया है, करो या मरो का नारा दे दिया है, अब बहुत ज़्यादा हिंसा होने वाली है, तो अंग्रेज़ों ने क्या किया कि एक ऑपरेशन लाया, ऑपरेशन जीरो आवर, जिसके तहत जितने भी राष्ट्रीय नेता थे पूरे देश के, सबको कैद कर लिया गया। यानी आंदोलन होने से पहले ही सबको कैद कर लिया गया। जब नेतृत्वकर्ता जब कैद हो जाएंगे तो वह आंदोलन को हैंडल करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन यह स्वतः स्फूर्त हो गई। जैसे होता है ना आंदोलन, सिर्फ गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया और आंदोलन शुरू हो गया। बिहार जैसे राज्यों में जो है लोग अंग्रेजी सरकार का बहिष्कार करने लगे, करो या मरो का नारा लगाने लगे सब जगह। अब उसको कंट्रोल करना मुश्किल था, गांधी जी भी अब उसको कंट्रोल नहीं कर सकते थे। शुरुआत किया गांधी जी ने, लेकिन उसको कंट्रोल गांधी जी भी नहीं कर सकते थे और यह नेतृत्व विहीन हो गया, क्योंकि जितने भी नेता थे उनको ऑपरेशन जीरो आवर के तहत कैद कर लिया गया। बिहार में आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे जो भी हो नेता उस समय थे, सबको कैद कर लिया गया। गांधी जी को भी कैद कर लिया गया, लेकिन जनता अस्थिर नहीं रहेगी। देखिए क्या है, ऑपरेशन जीरो आवर के अंतर्गत अन्य महत्वपूर्ण नेताओं के साथ 9 अगस्त को गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया गया और इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया। यहाँ देखो लिखा हुआ करो या मारो, मिस्टेक है, करो या मरो। ठीक है, करो या मरो, डू और डाई। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को बिहार में राजेंद्र प्रसाद ने पटना के जिलाधिकारी WG ऑर्चर द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए। तो यहाँ पर 8 अगस्त को वहाँ भाषणबाजी किए गांधी जी और 9 अगस्त को यहाँ बिहार में भी सब नेता को कैद कर लिया गया। उनके साथ साथ और भी जो बिहार के विभूति थे, जैसे मथुरा बाबू, अनुग्रह बाबू, श्री कृष्ण सिंह जैसे बड़े नेताओं को भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। और इसी दमनकारी नीति के खिलाफ में उस समय महाधिवक्ता जो थे बिहार में, श्री बलदेव सहाय ने अंग्रेजों की नीतियों का विरोध करते हुए अपना त्याग पत्र दे दिया। तो ये भी कई बार पूछा जाता है कि कौन से महाधिवक्ता ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिहार में त्याग पत्र दे दिया था, तो उनका नाम था श्री बलदेव सहाय। और बीपीएससी इन्हीं डीपली प्रश्न को बार बार पूछती है, इसीलिए आप लोग हर एक पॉइंट्स को अच्छे से लाइन बाय लाइन पढ़िए। कोई भी एक बिहार स्पेसिफिक बुक पढ़ सकते हैं, चाहे क्रॉन हो, चाहे केबीसी नैनो हो, चाहे आप लूसेंट जो भी पढ़िए। हमने कई बुक का संग्रह ले रखा है, इसीलिए प्रश्न यहाँ से ज़्यादा बाहर नहीं पूछता है। हर एक बार हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी ये सब का प्रश्न में कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। अब देखिए, पटना सचिवालय में अब गोली कांड हो जाएगा। 9 अगस्त को क्या हुआ, जितने भी नेता थे बड़े नेता, उनको कैद कर लिया गया। 2 दिन बाद पटना की स्थिति भयावह हो गई। छात्र आंदोलन करने लगे, जगह जगह जो है आगजनी की जाने लगी, सरकारी तंत्र में आग लगाया जाने लगा। विद्यार्थियों ने कॉलेज जाना, कॉलेज बहिष्कार कर दिया।
नौकरी पेशा लोग जो सरकारी नौकरी कर रहे थे उन्होंने रिजाइन दे दिया। इस तरीक़ा से उन्होंने अंग्रेज़ों का विरोध करना शुरू कर दिया। और इसी क्रम में कुछ छात्र नेता ने जो पटना का सेक्रेटारिएट था, सचिवालय के सामने वाले बिल्डिंग में, अंग्रेजी झंडा को हटा करके, ब्रिटिश महारानी का जो झंडा था ब्रिटिश हुकूमत का, उसको हटा करके तिरंगा लहराना चाहा। और वहाँ पे उनको गोलियों से WG आर्चर जो वहाँ के DM थे, कह सकते हैं जिला अधिकारी थे, उन्होंने उन छात्रों पे गोली चलाने का आदेश दे दिया। 7 छात्र शहीद तो हुए लेकिन उन्होंने झंडा फहरा ही दिया। आज भी 7 स्टैचू आप देखिएगा सचिवालय के आसपास आपको दिखेगा, ठीक है, विधानसभा, बिहार विधानसभा के गेट के पास। तो कहने का अर्थ है कि 7 स्टैचू आपके योगदान को, यानी बिहार के योगदान को, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कितना योगदान है उसको दर्शाता है। 11 अगस्त 1942 को कुछ राष्ट्रवादी युवकों के द्वारा क्या हुआ कि सचिवालय भवन के सामने बिहार विधानसभा का जो इमारत है वहाँ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने का प्रयास किया गया, परंतु पटना के जो कलेक्टर थे WG आर्चर ने इन छात्रों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया और इस गोली कांड में 7 छात्र शहीद हो गए और अनेक घायल हो गए। तो पटना सचिवालय के गोली कांड में शहीद छात्रों का नाम है। कई बार नाम भी पूछ देता है, इनमें से कौन नहीं थे या कहाँ के थे, तो इस तरीक़ा से प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उमाकांत प्रसाद सिंह उर्फ रमन जी इनका नाम था, नरेंद्रपुर सारण के थे और ये लोग मात्र 9, 10, 11, 12 के स्टूडेंट थे, ग्रेजुएशन में भी कोई नहीं था, मैक्सिमम लोग 11th और 9, 10th का था। सतीश प्रसाद झा खरहरा भागलपुर का, और चूंकि राजधानी है पटना तो पूरे राज्य से लोग जाते हैं पढ़ने के लिए। जगपति कुमार खराटी औरंगाबाद के थे, रामानंद सिंह शहादत नगर पटना के थे, देवीपत चौधरी सिलहट जमालपुर के थे, राम गोविंद सिंह दशरथा पटना के थे और राजेंद्र सिंह बनवारी चकसारण के थे। इन लोगों को अंग्रेज़ों ने गोलियों से मौत की घाट उतार दी, ये शहीद हो गए, ठीक है। और इस प्रकार से पटना की स्थिति उस दिन भयावह हो चुकी थी। आगे चल कर के भारत छोड़ो आंदोलन भी असफल रहता है, ठीक है, ये भी आंदोलन सफल नहीं हो पाता है। और इसी दौरान बिहार के बहुत सारे विभूति जो हैं, जैसे जयप्रकाश नारायण हैं, उन्होंने इस दौरान अपना एक दस्ता बनाया था जिसको बोलते हैं आज़ाद दस्ता, ठीक है। उसके माध्यम से यह अंग्रेज़ों का खिलाफ कर रहे थे और जगह जगह स्वशासन स्थापित कर रहे थे। स्वशासन करना, अंग्रेज़ों के शासन को नहीं मान रहे थे, ठीक है। इन्होंने, अब देखिए, ये भी प्रश्न पूछा था कि ये कौन से जेल से फरार हुए थे। दीपावली के दिन जो था ये झारखंड में बंद थे, हजारीबाग जेल में, और वहीं से ये भाग करके कहाँ पहुँचे तो नेपाल के तराई वाले भाग में, और बकरा का टापू एक जगह है, वहाँ पे जा कर के ये अपना आज़ाद दस्ता चलाते हैं। वह एक गुप्त रूप की संस्था थी जो गुप्त रूप से अटैक करती थी सरकारी तंत्रों पे, उसको तोड़ना फोड़ना, जैसे डाकघर है, रेलवे है, स्टेशन है, ये सबको ये लोग टारगेट लेकर के काम करते थे। तो भारत छोड़ो आंदोलन में अपनी एक अलग भूमिका निभाई है जयप्रकाश नारायण ने। संपूर्ण क्रांति के जनक इन्हीं को कहा जाता है, ठीक है। किसको? जयप्रकाश नारायण को, लोकनायक जयप्रकाश नारायण। इन्होंने वर्तमान झारखंड के हजारीबाग जेल से फरार होकर नेपाल के राजविलास के जंगलों में आज़ाद दस्ते दल का गठन किया। इस दस्ते का उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति हेतु छापेमार युद्ध, गोरिल्ला युद्ध जिसको बोलते हैं, यानी छिप करके वार करना। अगर आपका दुश्मन मजबूत है और आप कमज़ोर हैं तो आप उसको 2-4 फैट मार के भाग जाइए, और फिर जब देखिए वो निटर आया हुआ फिर जाके 2-4 फैट मार के भाग जाइए, ठीक है, क्योंकि आपके पास क्षमता नहीं है। उसको बोलते हैं छापामार युद्ध। एकाएक अटैक करना, रात को सोए अटैक कर देगा और फिर वो भाग जाएगा, वो रुकेगा नहीं, वो आपसे आंदोलन या युद्ध नहीं करेगा, वो भाग जाएगा, ठीक है। क्योंकि यह गोरिल्ला युद्ध या छापामार युद्ध कहलाता है। और कमज़ोर अगर रहता है और सामने वाला मजबूत है और युद्ध में सब कुछ जायज़ है, ठीक है।
तथा तोड़फोड़ के माध्यम से ब्रिटिश संपत्ति को नुकसान पहुंचाना। इस दस्ते में शामिल युवकों को सरदार नित्यानंद सिंह प्रशिक्षण देते थे। एक ट्रेनर है यहाँ, गोली चलाना, बंदूक चलाना, बम बनाना, कैसे आग लगाना है, ये सब का ट्रेनिंग देने वाले कौन थे? सरदार नित्यानंद सिंह। ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बहुत ज़्यादा भूमिका निभाया। बिहार की महिलाएं ने भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया। कुछ महिलाएं हैं जिनका नाम अभी आपको आगे हम सुना देते हैं, तो यहाँ से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन में महिलाओं की भूमिका, महिला ने किस प्रकार से भूमिका निभाई है? कदम कुआं पटना में महिला चरखा क्लब से जुड़ी महिलाओं ने जुलूस निकाल करके, एक क्लब था वहाँ पे पटना में कदम कुआं में, महिला चरखा क्लब, उसकी महिलाओं ने जुलूस निकालकर सभाओं का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? श्रीमती भगवती देवी। और ये राजेंद्र प्रसाद की बहन थी। कई बार पूछ सकता है कि राजेंद्र प्रसाद की बहन का क्या नाम था? श्रीमती भगवती देवी, जिन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसी दौरान ध्रुव दल की स्थापना की गई, जिसके प्रमुख जयप्रकाश नारायण थे। कई बार पूछ सकता है कि ध्रुव दल की स्थापना किसके द्वारा किया गया था बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान? तो याद रखेंगे, जयप्रकाश नारायण के द्वारा। आंदोलन में शामिल होने वाली बिहार की प्रमुख महिलाएं, नाम सुन लीजिए, नाम बहुत मजेदार सबका है। श्रीमती भगवती देवी पटना की थी, शांति देवी छपरा की थी, सुनीता देवी वैशाली की हैं, राधिका देवी वैशाली, श्रीमती माया देवी भागलपुर, भवानी मल्होत्रा मुजफ्फरपुर, राम स्वरूप देवी भागलपुर, अकली देवी, देखिए नाम थोड़ा सा मज़ेदार लग रहा है, शाहाबाद, धतूरी देवी मुंगेर, हुंकेरी देवी मुंगेर, रुपतिया देवी मुंगेर। ठीक है। तो ये मुंगेर वाली महिला कुछ ज़्यादा ही फेमस हैं। ठीक है। तो थोड़ा सा अजीब नाम दिखे, अगर पूछ दे कहाँ की थी तो मुंगेर मार दीजिएगा। ठीक है। धतूरी देवी, हुंकेरी देवी और रुपतिया देवी कहाँ की थी? मुंगेर की। ठीक है। चलिए, उम्मीद करते हैं कि नाम ना पूछे तो अच्छा है। अब कुछ महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पे देखिए। स्वतंत्रता संग्राम का लास्ट ही है, बिहार के स्वतंत्रता संग्राम का सीन ये चल रहा है, ज़्यादा नहीं है बिहार स्पेसिफिक। बस इतना अगर आप पढ़ लेते हैं तो सारे क्वेश्चन आपके बिहार के आधुनिक इतिहास के अगर पूछे जाएंगे तो निश्चित तौर पे आप बना लेंगे। मार्च 1946 में विधानसभा का चुनाव हुआ बिहार में 152 सीटों पर, जिसमें कांग्रेस को 68 सीट मिला और मुस्लिम लीग को 34 मिला। 24 मार्च 1946 को ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्य, और 1946 में कौन सा मिशन आया था? कैबिनेट या क्रिप्स? कैबिनेट मिशन। कब आया था? 24 मार्च 1946 को। और उसमें 3 अधिकारी थे ब्रिटिश मंत्रिमंडल के, उनका नाम था, ये कई बार बीपीएससी पूछ चुका है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स और एबी अलेक्जेंडर। ये तीनों व्यक्ति क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन के तहत संविधान बनाने हेतु भारत आए और इन्होंने अंतरिम सरकार का गठन की संस्तुति पेश की। कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार कर लिया और अंतरिम सरकार का योजना का मुस्लिम लीग ने विरोध किया। अब मुस्लिम लीग क्या कहेगा कि हमको पाकिस्तान चाहिए। क्या चाहिए? पाकिस्तान चाहिए। 30 मार्च को डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में बिहार में दूसरा कांग्रेसी मंत्रिमंडल बना। जून 1946 में संपन्न विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को 296 सीटों में से 111 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। कांग्रेस के इस जीत के बाद मुस्लिम जो नेता थे उन्होंने पाकिस्तान प्राप्त करने हेतु 16 अगस्त को क्या किया कि 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाया, यानी हमको या तो पाकिस्तान दो, नहीं तो हम क्या करेंगे? युद्ध करेंगे, लड़ाई करेंगे, तांडव मचाएंगे। ठीक है। 9 दिसंबर 1946 को स्वतंत्र भारत का संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा का गठन किया गया
और जिसकी अध्यक्षता बिहार के ही सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था पहला दिन। तो ये अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर पूछे कि भारतीय संविधान के जो प्रथम बैठक था 9 दिसंबर 1946 को, उसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था और वो अस्थायी अध्यक्ष थे। अब बाद में फिर अगले दिन 11 अगस्त 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया और 15 अगस्त 1947 को ही स्वतंत्रता मिलने के बाद बिहार में प्रथम स्वतंत्रता दिवस बड़े उत्साह से मनाया गया। श्री जयराम दौलत राम, ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक, इसको सुधार लीजिए, श्री जयराम दास दौलत राम बिहार के प्रथम राज्यपाल। अगर पूछे कि बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे तो जयराम दास दौलत राम। और पहले मुख्यमंत्री कौन बने थे? श्री कृष्ण सिंह, और यही 1947 में ही पदभार ग्रहण कर लिया था। अब उसके बाद आपका संविधान लागू कब होता है? 26 जनवरी 1950 को। इस प्रकार से बिहार का राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम में जो भूमिका थी, हमने उसको आपको अच्छे से शुरुआत से, यानी जो भी राष्ट्रवादी गतिविधि हुआ, क्रांतिकारी गतिविधि हुए, उसको लेकर के हमने आपको पूरा बिहार स्पेसिफिक आधुनिक इतिहास आपका कंप्लीट कर दिया। और इंडिया स्तर का हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। अभी हम लोग एनिशिएंट हिस्ट्री में ही हैं अभी, और मौर्य वंश कंप्लीट हो गया था, आगे शुंग वंश हम लोग पढ़ेंगे। फिलहाल आपका ये बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री आपका कंप्लीट हो चुका है। अगर प्रश्न पूछे जाएंगे तो जो जो प्रश्न हमने बोला है उसी में से कोई ना कोई प्रश्न आपको पूछा जाएगा।